चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कितने अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को 3 क्लासिफिकेशन पर डिवाइड किया गया है, 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी का क्या मतलब है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड है या फिर नहीं है। वैलिड नहीं है तो एकदम ही वैलिड नहीं है या फिर कुछ वैलिड है, इस तरीके से हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाया कैसे गया है, फॉर्म कैसे किया गया है, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कितनी बाकी है, पूरी बाकी है या फिर पार्शियली बाकी या फिर पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के साथ में। पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एकदम बेसिक, एकदम प्यारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है हमारा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सीधा साधा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, वैलिड है, एनफोर्सिबल है, बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग है। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाइंडिंग है। वो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर क्या करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, हमने सेक्शन 10 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। और उसके अलावा हमने कुछ और एलिमेंट्स पढ़ी थी जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, लेकिन वो भी होना ज़रूरी है, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमने 11 एलिमेंट्स पढ़े थे जो कि किसी अग्रीमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए, सो एज टू बी टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हो, वो क्या माना जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, बाइंडिंग है, एनफोर्सिबल है और जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल, ए आस्क्स बी इफ ही वॉन्ट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000। ठीक है, ए ने बी को क्या कहा कि तू मेरी बाइक 10,000 रुपये में खरीदेगा क्या? बी ने कहा कि हाँ ठीक है खरीद लूँगा। ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। इट इज़ अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ, हैंस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एकदम प्यारा, सबसे दुल्हारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे अगला कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, जो कुछ है ही नहीं। नल एंड वॉइड सुना होगा, नल एंड वॉइड। ठीक है, वॉइड मतलब क्या, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीसेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस टू बी सो एनफोर्सिबल, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिबल ही ना रहे, वो क्या माना जाता है, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, पहले क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स थे। ठीक है, और फिर वो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो क्या हो गया, वो वॉइड हो गया। क्या हो गया, वॉइड हो गया, यानी कि वो एनफोर्सिबल नहीं रहा, तो वो क्या माना जाएगा, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीसेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस टू बी सो एनफोर्सिबल। एग्जाम्पल कौन सा, सलमान अग्रीज टू मैरी ऐश ऑन 5 सितंबर 2005। टीचर्स डे के दिन क्या करेंगे, शादी करेंगे। नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द फैंस ऑफ एनी ऑफ दीज एक्टर्स। दोनों ने क्या किया, दोनों ने शादी करने का तय किया 5 सितंबर 2005 को, लेकिन बिफोर द डेट ऑफ मैरिज सलमान गॉट इनसेन, यानी क्या हो गया, पागल हो गया। इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी। क्या एक इनसेन, क्या एक पागल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है।
तो जब ये पर्सन क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तब वो क्या था, एकदम ठीक था, सही साफ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो पागल हो गया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि अब इससे कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स नहीं करा पाओगे आप, और अगर आप ये एनफोर्स नहीं करा पाओगे तो ये क्या माना जाएगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। एक्स नाम का एक पर्सन है जो कि क्या है, वो एक राइटर है, उसने एक पब्लिशर के साथ में क्या किया, अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो क्या करेगा, बुक लिखेगा। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, एकदम ठीक बात है, ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक्स की डेथ हो गई, वो एक्सीडेंट में क्या हो गया, मर गया। Here the contract becomes void due to impossibility of performance, यानी कि क्या अभी एक्स मर गया है तो उससे बुक लिखवा पाओगे, नहीं लिखवा पाओगे, ये इम्पॉसिबल हो गया है, तो ये क्या हो गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले जब किए गए थे, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था तब तो वो वैलिड थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उनकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो जब उनकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई तो वो क्या हो गए, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, दस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम्स वॉइड, यानी कि कुछ ना कुछ अनकॉल्ड हैपनिंग, यानी कि जो सोचा ही नहीं था, ऐसी कुछ हैपनिंग हो गई जिसके कारण क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तीसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिससे हम क्या कर पाए, वॉइड कर पाए, खत्म कर पाए, वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, एक पार्टी के ऑप्शन पर तो एनफोर्सिबल है, यानी कि एक पार्टी उसे एनफोर्स करा सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी उसे एनफोर्स अगर नहीं करा सकती तो वो क्या है, वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल देखो, ये है हमारे चिक्कू भाई साहब, ठीक है, और ये हैं हमारे मिक्कू भाई साहब। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अग्रीमेंट हुआ। क्या अग्रीमेंट हुआ, जबरदस्ती से एक अग्रीमेंट हुआ, फोर्सफुली। चिक्कू ने अपनी भंगार गाड़ी जो कि 5,000 रुपये की वैल्यू रखती थी शायद, उसको मिक्कू से 50,000 रुपये लेकर बेचने का अग्रीमेंट किया। यानी कि मिक्कू को कहा कि मैं तुझे अपनी गाड़ी दूंगा और तू मुझे 50,000 रुपये देना, एट गन पॉइंट। ठीक है, गन पॉइंट पर उसने क्या किया, उसे बंदूक दिखाकर चिक्कू ने मिक्कू के साथ में अग्रीमेंट किया कि मैं अपनी गाड़ी तुझे बेचूंगा, तुझे खरीदनी पड़ेगी 50,000 रुपये में। अब मिक्कू ने उस समय तो हाँ बोल दिया, उस टाइम उसने कहा कि ठीक है मैं क्या कर लूँगा, तुम्हारी गाड़ी खरीद लूँगा। लेकिन बाद में ये चला गया पुलिस के पास में, कोर्ट के पास में। ठीक है, मैटर चला गया कोर्ट के पास में। अब कोर्ट ने मिक्कू को ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया कि तू चाहे तो क्या कर ले, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, रिसाइंड कर ले, कैंसिल कर ले। क्या कर ले, रिसाइंड इज अ टेक्निकल टर्म फॉर कैंसिल। ठीक है, तू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा, कैंसिल करा, चाहे तो इसे क्या करा, एनफोर्स करा। यानी कि तुझे अच्छा लग रहा है तो अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, तू इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिक्कू के ऑप्शन पर क्या है, एनफोर्सिबल है। मिक्कू चाहे तो इसे एनफोर्स करा सकता है, लेकिन क्या चिक्कू चाहे तो इसे एनफोर्स करा सकता है, नहीं करा सकता है। तो ये अग्रीमेंट जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे वॉइड किया जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, वो क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, एक पार्टी के ऑप्शन पर तो एनफोर्सिबल है लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्सिबल नहीं है, वो क्या माना जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर ₹1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gun point
वाई ने उसे डरा धमकाकर क्या किया है, 1 लाख रुपए में उसका स्कूटर बेचने का अग्रीमेंट किया। यानी कि एक्स क्या करेगा, अपना स्कूटर 1 लाख रुपए में वाई को बेचेगा। एक्स इज एन अग्रीव्ड पार्टी। क्या अग्रीव्ड पार्टी यानी क्या, दुखी पार्टी, पीड़ित, क्या बोला जाता है, पीड़ित, अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, जिसके साथ में गलत हुआ है। तो ये जो पार्टी है इसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। यानी कि वो इसको चाहे तो एनफोर्स कराए, चाहे तो एनफोर्स ना कराए। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, एट हिज ऑप्शन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई। इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन वाई हैज़ नो ऑप्शन ऑफ रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं, वाई को इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एक्स ने क्या किया, इसे रिसाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वाई इसे एनफोर्स नहीं करा पाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कंसेंट जो फ्री नहीं होती है, फ्री कंसेंट हमने क्या पढ़ा था, फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाती है, जब वहाँ पर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इन एलिमेंट्स का यूज़ किया हो। यानी कि या तो किसी को डरा धमका कर, या फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर कर, या फिर उसके साथ में फ्रॉड कर कर, या मिसरिप्रेजेंटेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, मिस्टेक भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें से किसी भी अगर एलिमेंट का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और जब भी फ्री कंसेंट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि जहाँ पर कंसेंट क्या हो, फ्री कंसेंट नहीं हो, जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होती वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल। वो चाहे तो उसे क्या कर सकती है, वॉइडेबल, उसे रिसाइन कर सकती है, और वो चाहे तो उसे क्या कर सकती है, एनफोर्स करा सकती है। अब यहाँ पर वॉइड और वॉइडेबल हो सकता है कि थोड़े थोड़े से एक जैसे लगे, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस किसके बीच में, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सबसे पहला बेसिस, मीनिंग क्या पढ़ा हमने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हमने क्या पढ़ा था, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अ कॉन्ट्रैक्ट सीसेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस टू बी सो एनफोर्सिबल। यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, सीज टू बी एनफोर्सिबल हो जाता है, वो क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी क्या है, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल होता है, नहीं होता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे आप क्या कर सकते हो, आप इसे एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या, इट इज एनफोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। यानी कि जिस पार्टी की कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं थी, जो अग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एनफोर्सिबल है। लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाता है, जब या तो कोई चेंज इन लॉ हुआ है या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसिस हुई है जो कि बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, जो कि पार्टीज ने सोचा ही नहीं था, ऐसा कुछ हो गया। चेंज इन लॉ का मतलब क्या हुआ, पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था हमारे यहाँ पर लॉ कुछ ऐसा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले क्या हो गया, लॉ में चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा चीकू, ये है हमारा मिकू। चीकू ने मिकू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। और चीकू ने मिकू को कहा कि मुझे 100 बॉटल चाहिए वाइन की, ठीक है, रेड वाइन। और मिकू ने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा। लेकिन मीनवाइल इन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद में क्या चाहिए, हमें डिलीवरी चाहिए इस वाइन की, ठीक है। 1 मंथ का पीरियड था, लेकिन अब ये डिलीवरी हो उसके पहले राजस्थान को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, राजस्थान में अल्कोहल को बैन कर दिया गया।
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? अब लॉ में चेंज आ चुका है, कानून में चेंज आ चुका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया था तब क्या था? वैलिड था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले पहले क्या हो गया? ये वॉइड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन लॉ हो गया। तो कुछ चेंज इन लॉ ऐसा हुआ है या फिर सरकमस्टांसिस कुछ ऐसी बदल गई हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल में क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वॉज नॉट फ्री। अगर कंसेंट फ्री नहीं थी तो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, जिसे वॉइड किया जा सकता है, जिसे ख़त्म किया जा सकता है, जिसकी एनफोर्सिबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट ऑल, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एनफोर्सिबल ही नहीं रहा है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इफ द अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर ये क्या है? एनफोर्सिबल या फिर अनएनफोर्सिबल हो सकता है, यानी कि अग्रीड पार्टी चाहे तो इसे रिसाइन कर सकती है, लेकिन अगर उसने रीजनेबल टाइम में अपने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, यानी कि मान लो जब चीकू और मीकू का हमने एग्जाम्पल लिया था स्कूटी वाला, तो अगर मीकू की कंसेंट फ्री नहीं थी और उसने एक रीजनेबल टाइम तक क्या किया? अपने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म ही नहीं किया, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। तो आपको रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में अपने राइट को एक्सरसाइज करके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, और अगर आपने नहीं किया तो ये मान लेंगे कि अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यही बात है लिखी हुई, इफ़ द अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर दोनों में से कोई भी पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है। राइट्स, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपके पास में कोई भी लीगल रेमेडी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो अब एनफोर्सिबल ही नहीं रहा है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है? अग्रीड पार्टी के पास में लीगल रेमेडी है कि वो उसे क्या कर सकता है? रिसाइन कर सकता है, और अगर वो रीजनेबल पीरियड में रिसाइन नहीं कर सकता है तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो वैलिड हो जाएगा, फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में उसके पास में राइट है कि उसे रिसाइन कर दे। इफ़ सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर रिसाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर रिसाइन नहीं किया गया तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। कौन कौन से हमने पॉइंट्स पढ़े? पहला, मीनिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच सीसेस टू बी एनफोर्सिबल। वॉइडेबल क्या होता है? व्हेन contract is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others। एक पार्टी के ऑप्शन पर क्या है? वो एनफोर्सिबल है, दूसरी के ऑप्शन पर वो एनफोर्सिबल नहीं है। दूसरा, एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एकदम ही एनफोर्सिबल नहीं है। वॉइडेबल में क्या है? एनफोर्सिबल किसके ऑप्शन पर है? अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्सिबल है, दूसरी पार्टी जिसने फ्री कंसेंट नहीं ली उसके ऑप्शन पर एनफोर्सिबल नहीं है। कॉज क्या है? कॉज ये है कि वहाँ पर चेंज इन लॉ या फिर चेंज इन सर्कमस्टांस में यहाँ पर कॉज क्या है? कंसेंट फ्री नहीं थी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एकदम ही परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम में अगर उसे रिसाइन नहीं किया गया तो फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। और लास्ट, राइट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई राइट नहीं देता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या देता है? राइट देता है। किसको? अग्रीड पार्टी को, कि आप अपने रीजनेबल टाइम में क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो। अगर नहीं किया तो ये क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। हे एवरीबॉडी,
लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल, यानी कि जो क्या है, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है और जिसे एनफोर्स कराया जा सकता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने के सारे गुण हैं। ठीक है, 36 के 36 गुण हैं। तो सारे के सारे उसमें एलिमेंट्स हैं। कौन से? 11 एलिमेंट्स जो कि हमने पढ़े थे। 6 एलिमेंट्स तो किस में थे? सेक्शन 10 में थे, और उसके अलावा 5 एलिमेंट्स हमने अदर देन सेक्शन 10 पढ़े थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली दिए नहीं हुए सेक्शन 10 में, लेकिन वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। फिर हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीसेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस टू बी सो एनफोर्सिबल, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं रहे, वो क्या कहा जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई, कुछ चेंज इन लॉ ऐसा हो गया बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, जिसके कारण वो क्या हो गया? वॉइड हो गया। जब वो किया गया था तब क्या था? वो वैलिड था। और उसके बाद में हमने पढ़ा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे वॉइड किया जा सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इनमें से अगर कुछ यूज़ कर कर क्या किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हमने उसके बाद में डिफरेंस भी पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हमारे इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इल्लीगल अग्रीमेंट पर। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अग्रीमेंट जो कि क्या है? इल्लीगल है, जो कि लॉ ने मना करके रखे कि मत करना, लेकिन अगर फिर भी आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर ये क्या माना जाएगा? इल्लीगल। इल्लीगल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन ऊपर कर चुके हैं। क्या डिस्कशन किया था? कि ऐसे अग्रीमेंट, यानी कि आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कंसीडरेशन क्या है? या तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर किसी लॉ की इंटेंशन को डिफीट कर रहा है, या फिर किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहा है, या फिर फ्रॉड्यूलेंट है, या फिर कोर्ट को लगता है कि वो इमोरल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो किस में आ जाएगा? इल्लीगल में आ जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन करके एक टॉपिक आएगा, जिससे हम एकदम अच्छे से आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिली हो तो भी इट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि आगे चलकर आपको हर एक चीज़ की काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसके बारे में भी आपको एकदम सही से पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। अभी हम एक तरीके से ओवरव्यू ले रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का, और उसके बाद में हर एक चीज़ को हम अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ ने प्रोहिबिट करके रखा है कि ये मत करना, अगर कर लिया तो तू गया। ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ पनिशमेंट है अगर आपने ऐसा कोई काम किया, इलीगल काम करो। इलीगल कैसे? स्मगलिंग, ठीक है, बैंड ड्रग्स जो होती है वो सप्लाई करना, किसी को मारने के लिए अग्रीमेंट करना, तो ये सब क्या? ये इलीगल चीज़ें, लॉ ने मना करके रखा है कि मत करना ऐसा, और फिर भी आप ऐसा कुछ करने का अग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होता है? वो इलीगल अग्रीमेंट माना जाता है। Not only the main contract but also the related contract shall also be unenforceable। इसका मतलब क्या हुआ? समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? अगर मान लो ये है चीकू हमारा, ठीक है, और ये है हमारा मीकू। पहले वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। चीकू ने क्या किया? मीकू को 50,000 रुपये दिए और कहा कि तू क्या कर, चिंकू जो है उसको मार क्या। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। ये मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये इलीगल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
ये जो इसने काम किया है, कराया है या कराने की कोशिश कर रहा है, ये क्या इलीगल है, लॉ में प्रोहिबिटेड है कि आप किसी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इंजरी नहीं पहुंचाओगे जान करके। तो अगर ये कोई अग्रीमेंट कर रहा है ऐसा, तो ये क्या है, ये इलीगल है। बात समझ में? तो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो अनएनफोर्सिबल होंगे, वो वॉइड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो चीकू ने ये जो 50,000 रुपये मीकू को दिए हैं, वो 50,000 रुपये इसने कचरा सेठ से, ठीक है, कचरा सेठ से इसने 50,000 रुपये क्या लिए, बोरो किए, लोन लिया। इसने कचरा सेठ को बताया कि यार मुझे किसी को मरवाना है और मुझे 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो कचरा सेठ ने 50,000 का चीकू को लोन दे दिया। तो ये जो इन दोनों के बीच में लोन देने का ट्रांजैक्शन हुआ है, लोन लेने देने का, तो क्या ये इलीगल है? ये इलीगल नहीं है, ये क्या है, वॉइड है। ये एक वॉइड अग्रीमेंट है। तो एक इलीगल अग्रीमेंट के जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, वो वॉइड हो जाते हैं। बात समझ में आई? एक इलीगल अग्रीमेंट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर उससे रिलेट कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो क्या होते हैं, वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाते हैं, उनका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि ये जो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, ये एक क्या माना जाएगा, ये एक वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर ये इलीगल से रिलेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये इलीगल को सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये भी वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इलीगल का सपोर्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड माना जाता है। आई बात समझ में? सो ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट क्या हो, इलीगल हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट क्या एक वाइडर टर्म है, इलीगल अग्रीमेंट क्या एक नैरोअर टर्म है। कैसे? वॉइड अग्रीमेंट में सारे वो अग्रीमेंट आ गए जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ, एक बात समझना, अग्रीमेंट विदाउट लीगल इफेक्ट, ठीक है। इलीगल अग्रीमेंट जो है उसका लीगल इफेक्ट क्या है, वो वॉइड है, यानी कि उसे आप एनफोर्स नहीं करा पाओगे। यानी कि अगर मीकू जो है उसने 50,000 रुपये लेकर चिंकू को नहीं मारा तो भी चीकू जाकर कोर्ट के पास इसे एनफोर्स नहीं करा पाएगा, तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो, ऐसा ज़रूरी है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लो हमने पढ़ा था ऊपर कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो पार्टीज़ हैं उनका कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी, केपेबल होना ज़रूरी है। अगर पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी इनकॉम्पिटेंट पार्टी के साथ में अग्रीमेंट करती हो तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने किसी माइनर के साथ में अग्रीमेंट किया, किसी 18 से कम साल के पर्सन के साथ में अग्रीमेंट किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या माइनर के साथ में अग्रीमेंट करना इलीगल है? नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, वॉइड अग्रीमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है, इलीगल अग्रीमेंट नैरोअर टर्म है। सारी इलीगल अग्रीमेंट वॉइड तो हैं, लेकिन सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो चिक्कू था उसने मिक्कू नाम का पर्सन जो है उसको क्या दिया, उसको कहा कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे रहा हूँ और तू तेरी जो वॉच है, ठीक है, राडो की वॉच है, तो वो तू मुझे दे दे। और मिक्कू जो है वो क्या है, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये 17 साल का, इसके पापा ने इसको घड़ी दिलाई थी। और चीकू जो एक मेजर है उसने क्या किया, मिक्कू को कहा कि तेरी राडो की घड़ी मुझे दे दे और मैं तुझे 50,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट जो है ये आपने किसके साथ में किया है, माइनर के साथ में।
यानी कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अग्रीमेंट किया है, वो क्या है, वो वॉइड है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो वॉइड अग्रीमेंट में तो इलीगल अग्रीमेंट भी आ जाएंगे और बाकी भी ऐसे अग्रीमेंट आ जाएंगे जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट में सारे इलीगल ही अग्रीमेंट आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से वॉइड अग्रीमेंट क्या है, ब्रॉडर टर्म है, इलीगल अग्रीमेंट क्या है, नैरोअर टर्म है। तो देखते हैं डिफरेंस वॉइड और इलीगल अग्रीमेंट के बीच में। वॉइड और इलीगल अग्रीमेंट के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको अ वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। वॉइड अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, हमेशा इलीगल हो, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट हमेशा क्या होंगे, वॉइड होंगे। एंड इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। नेचर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि वॉइड अग्रीमेंट हर बार लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि लॉ में मना किया गया हो। इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज फॉरबिडन अंडर लॉ। इलीगल अग्रीमेंट हमेशा लॉ के द्वारा क्या किए गए, फॉरबिड किए गए हैं, ठीक है। पनिशमेंट पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, यानी कि बाकी जो वॉइड अग्रीमेंट होते हैं उनके लिए कोई एज सच पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट के केस में क्या है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई होती है। जैसे कि अगर आपने किसी पर्सन को मारने का अग्रीमेंट किया, इंजरी पहुंचाने का, तो वो क्या है, वो गलत है, फॉरबिडन है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर उसके लिए पनिशमेंट भी है। कोलेट्रल अग्रीमेंट, कोलेट्रल का मतलब क्या है, रिलेटेड, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट अग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू वॉइड अग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वॉइड अग्रीमेंट के जो कोलेट्रल अग्रीमेंट हो वो हमेशा वॉइड हो, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट के जो कोलेट्रल अग्रीमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वॉइड ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वॉइड अग्रीमेंट की कोलेट्रल अग्रीमेंट का अगर लें तो वो क्या होगा, मान लो ये जो चीकू है उसने मीकू की जब वॉच परचेज करनी थी 50,000 रुपये में, ठीक है, तो ये 50,000 रुपये अगर इसने चिंकू से बोरो किए, ठीक है, कि मुझे इस माइनर से 50,000 रुपये की वॉच खरीदनी है, 50,000 रुपये लोन दे दे, तो क्या ये अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा अगर ये चिंकू क्या है, ये भी मेजर है और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इन दोनों के बीच में एकदम सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए हैं वो सारे अगर प्रेजेंट हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये अग्रीमेंट तो एकदम वैलिड माना जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वॉइड अग्रीमेंट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हर बार वॉइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट के कोलेट्रल अग्रीमेंट हमेशा क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो 4 डिफरेंस है। पहला स्कोप, यानी कि स्कोप में वॉइड अग्रीमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, इलीगल अग्रीमेंट क्या है, एक नैरोअर टर्म है। सारे वॉइड अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो, लेकिन सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड हमेशा होंगे। नेचर क्या है, वॉइड अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होते हैं जनरली, जबकि इलीगल अग्रीमेंट ऑलवेज फॉरबिडन बाय लॉ है। पनिशमेंट, वॉइड अग्रीमेंट के लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, इलीगल अग्रीमेंट के लिए यू डू हैव अ पनिशमेंट। कोलेट्रल अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट की कोलेट्रल अग्रीमेंट जो है वॉइड हों ज़रूरी नहीं है, इलीगल अग्रीमेंट में हमेशा कोलेट्रल अग्रीमेंट भी क्या होंगे, वॉइड ही होंगे। तो ये हो गया हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन फिनिश। आगे बढ़ते हैं अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट पर। ये क्या हो गया, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया। अब ये आपको कभी कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन एटसेट्रा, वन or both the parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable contract, जिसे एनफोर्स नहीं किया जा पा रहा है। वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, सही था, एकदम सही किया गया था, लेकिन क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में अगर नहीं था या फिर बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, राइटिंग में नहीं था और प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सिबल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का वैसे तो क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं जगहों पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, राइटिंग में ज़रूरत पड़ती है।
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोलकर किया गया जो अग्रीमेंट था उसे प्रूव ही ना किया जा सके। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब किया जा रहा था तब तो सब्सटेंस में सही लग रहा था, लेकिन उससे अगर आप एनफोर्स ही नहीं करा पा रहे हो क्योंकि आपके पास राइटिंग में है ही नहीं, वो आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो फिर आप इसे एनफोर्स नहीं करा पाओगे। ये क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एब्सेंस इन राइटिंग पढ़ा। बार्ड बाय लिमिटेशन क्या होता है? बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब होता है हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है। कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट। ये क्या करता है? ये आपको कुछ लिमिटेशन बताता है। क्या लिमिटेशन बताता है? मान लो अगर ए जो है उसने डी को एक लोन दिया, ठीक है, क्या दिया? लोन दिया 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, और इसने कहा कि 1 जनवरी 2024 के दिन तू मुझे ये वापस कर देना, चुका देना, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को तू मुझे ये पैसे वापस कर देना। लेकिन 1 जनवरी 2024 की डेट हुई और बी ने ए को ये रुपए वापस नहीं दिए और ए ने इससे मांगे भी नहीं। उसके बाद में 3 साल का पीरियड हो गया। कितने साल का पीरियड हो गया? 3 साल का, 3 इयर्स का पीरियड हो गया। और ए ने बी से इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कुछ स्टेप नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये जो 3 साल का पीरियड अगर निकल गया तो उसके बाद में आपका ये जो डेट है वो क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड डेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम बार्ड डेट। यानी कि इस पर क्या लग गया? एक बार लग गया है, लिमिटेशन लग गई है। अब आप इसे एनफोर्स नहीं करा पाओगे। अब सरकार जो लॉ है, कानून जो है वो बोलता है कि अगर 3 साल तक तुमको कोई चिंता ही नहीं पड़ी तो एकदम भूल जाओ, जाने दो, क्योंकि 3 साल तक जब तुमको एकदम सूदी नहीं थी कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस लेना है, तो अब क्यों आ रहे हो मांगने? 3 साल एक अच्छा टाइम होता है जिसमें आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, और इस पीरियड में अगर आपने अपना अमाउंट रिकवर नहीं किया तो वो इरिकवरेबल हो जाएगा। उसके बाद आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल पाओगे कि मैंने इसको ही पैसा दिया था, अभी मुझे वापस ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो जाती है? टाइम बार डेट। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप मेजर हो और किसी को आपने लोन दिया है और उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने उससे रिकवर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? टाइम बार डेट हो जाएगा। उसको रिकवर करने के लिए 3 साल बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कानून जो है वो आपका साथ नहीं देगा। तो अगर मान लो इसने ए ने बी को ये अमाउंट दिया, 3 साल तक अगर इसने रिकवर नहीं किया, अब 3 साल बाद अगर ए इसको रिकवर करने जाता है तो ये क्या है? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैसे तो गुड इन सब्सटेंस थे, सच्ची में एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से ये क्या हो गया है? अनएनफोर्सिबल हो गया है। यानी कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ में कुछ मिसिंग हो गया, आपके पास प्रूफ नहीं है, या फिर यहाँ पर ये क्या हो गया? बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये क्या है? ये एक अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015। ए ने बी से 2015 में क्या की? गुड्स खरीदे, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019। 2019 तक कोई पेमेंट नहीं किया। बी कैन नॉट सू ए फॉर द पेमेंट इन 2019 एज इट हैज़ क्रॉस्ड 3 years एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। ये क्या हो गया है? अब टाइम बार डेट हो गया है। A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act। लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? 3 साल है तुम्हारे पास, 3 साल में उसको रिकवर कर लो, अगर नहीं कर पाए तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो टाइम बार डेट किस में आता है? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कौन कौन से पढ़े हमने? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। ये हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है, किस तरीके से उसे फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और चौथा ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला और सबसे इजी हमारे पास कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो एक्सप्रेस करके किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? बोलकर या फिर लिखकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार तुझे 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदना चाहता है? और बी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तेरी कार जो है वो 50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो ये जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कैसे किया गया है? बोलकर किया गया है, ओरली। या फिर कई बार आप देखेंगे कि जब एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिटर्न में, लिखकर किए जाते हैं, उस पर साइन होती है, सील होती है उस कंपनी की। तो वो क्या है? वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर एक्सप्रेस कर कर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है? वर्ड से या फिर राइटिंग, यानी ओरल या फिर रिटर्न। तो वो क्या माने जाते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचेंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्रेस ही होंगे ना, बोलकर ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे इशारों में, बातों ही बातों में, आंखों ही आंखों में आप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में किए जाते हैं। यानी कि आप अपने एक्शन या फिर कंडक्ट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहा जाता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? समझो। कूली क्या होते हैं? कूली अगर आप स्टेशन पे जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो क्या करेंगे? आप जब जा रहे होंगे आपका सामान आपसे लेने लग जाएंगे और अपने पास में वो जो व्हीकल होता है उस पर रख देते हैं। उसने वो सामान लिया, रखा, आपने भी उसे कुछ मना नहीं किया और उसने वो सामान आपका लेकर आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ दिया। क्या अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि आप बोलेंगे कि मैंने तो तुझे कहा ही नहीं था कि मेरा सामान उठा, तूने क्यों उठाया? तेरी मर्जी थी, तेरी इच्छा हो रही थी तो तूने उठा लिया, अब मैं पैसे नहीं दे रहा। क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपकी एक्सेप्टेंस थी, इसका मतलब आपने उसको मना ही नहीं किया। ठीक है, आपने मना नहीं किया इसलिए आपकी एक्सेप्टेंस थी ना। तो अगर आपने मना नहीं किया इसका मतलब आप उसको पे करने के लिए रेडी थे। वो वहाँ पर धर्म का काम नहीं कर रहा है कि स्टेशन पे बैठूं और जो लोग परेशान हो रहे हैं, इतने सारे सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं, मैं उनका सामान छोड़ने में हेल्प करूं। उसका मोटिव ये नहीं है। उसका मोटिव क्या है? कमाना है। तो वहाँ पर आप कूली का जो एग्जाम्पल है उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया गया, लेकिन पार्टीज ने अपने एक्शन, अपने कंडक्ट के साथ में क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। ये क्या? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि क्या हो रहा है? आपके कंडक्ट के कारण क्या हो रहा है? एग्जिस्टेंस में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। ठीक है, आपने मेन्यू देखा और आपने कॉफ़ी ऑर्डर की और उसने आपको कॉफ़ी दे दी। अब आपने कहा कि यार ये कॉफ़ी 200 रुपये की कैसे? इतनी महंगी कोई कॉफ़ी होती है क्या? थड़ी पर अगर चाय कॉफ़ी पियेंगे तो 10-20 रुपये से ज़्यादा महंगी होगी नहीं, 200 रुपये मायने रखते हैं, मैं 200 रुपये नहीं देने वाला। क्या आप ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपको बर्तन धोने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप रेस्टोरेंट में एंटर किए, आपने मेन्यू देखा और फिर आपने क्या किया? वो चीज़ ऑर्डर की। तो इसका मतलब क्या? आपने एक्सेप्ट किया कि आप ये जो प्राइस है वो देने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब जब आपको वो कॉफ़ी मिली है तो आपको वो पैसा जो है वो प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर या तो ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस कैसे आ रहा है? इम्प्लाइड, यानी कि एक्शन या फिर कंडक्ट के थ्रू आपने उस पर्सन को कहा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, ये क्या है? ऑफर है, और उसने आपको बिना कुछ कहे क्या दे दिया? वो कॉफ़ी दे दिया। ये क्या है? उसके कंडक्ट से उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। तो जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो अब आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर या तो ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस क्या है? इम्प्लाइड वे में है, वर्ड्स के द्वारा नहीं की गई है, राइटिंग में भी नहीं की गई है। कैसे की गई है? एक्शन या फिर कंडक्ट से। सो
Such are those contracts that come into existence by action or conduct of the parties, when the proposal or acceptance is made otherwise than in words. The promise is said to be implied. Where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so, it is an implied contract. एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम, यानी कि ए को ये प्राइस जो है उसका वो पे करना पड़ेगा. आगे, ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट. दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफी. आई बात समझ में? तो ये थे हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इसकी जो डेफिनेशन है वो आ सकती है आपके एग्जाम में कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट के नेम दिए जा सकते हैं कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, डिफाइन करो. तो आपको लिखना रहेगा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और साथ में आप एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो. तो ये हुआ हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक जेनर क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इसका ये एक पार्ट माना जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है साइलेंट. क्या होता है? साइलेंट. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपकी कंडक्ट के कारण आपकी कंडक्ट से क्या किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए कि इसने ये कंडक्ट किया है तो इसका मतलब ये है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. यहाँ पर लिमिटेड एग्जांपल्स हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के. कौन कौन से? जब आप एटीएम में जाते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हेन कैश इज विड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द एटीएम. ठीक है, तो ये क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन एंटर्ड व्हेन अ सेल इज गिवन इफेक्ट टू एट द फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल क्या होता है? नीलामी. ऑक्शन देखी होगी, आईपीएल की ऑक्शन. और उसके अलावा एक, अगर आप टीएमक्यूसी तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स देखते हैं, इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ इट, तो आपने देखा होगा कि एक एपिसोड में वहाँ पर क्या किया गया था, नीलामी की गई थी एक घर की. ठीक है, तो वो क्या है, वो ऑक्शन है. ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में लोग क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए इतना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ. आईपीएल ऑक्शंस में क्या होता है, अलग अलग जो फ्रेंचाइजीज हैं वो किसी ना किसी क्रिकेटर, किसी ना किसी प्लेयर के लिए क्या करती है, बिडिंग करती है. और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको क्या मिल जाता है, उसको वो प्लेयर मिल जाता है. तो वो जो बिडिंग होती है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, उसके लिए जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि जो पर्सन है, जो ऑक्शनियर है, वो कैसे ये बताता है कि आपको ये प्लेयर मिल गया है, वो क्या करता है, फॉल ऑफ हैमर, यानी कि हैमर जो है उसके थ्रू वो बताता है कि आपको ये प्लेयर मिल गया है. तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है. ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, ये एक अलग तरीके से, यानी कि यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर राइटिंग में भी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ स्पेसिफिक तरीके का यूज़ किया गया है. तो ऑक्शन सेल जो है वो किसका पार्ट है, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. अगेन ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है. ऑक्शन सेल इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इम्प्लाइड में भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, एटीएम और ऑक्शन सेल. सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये एक सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इम्प्लाइड के अंदर ही आता है. आई बात समझ में? क्या याद रखना है आपको, टैसिट में कौन कौन से आते हैं, एक तो एटीएम और दूसरा ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल में जब फॉल ऑफ हैमर के द्वारा एक ऑक्शनियर ये बताता है कि आपके पास में ये जो गुड्स हैं वो सेल कर दिए गए हैं, या फिर ये जो प्लेयर है वो आपको मिल गया है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है. तो ये क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है. आगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी का मतलब क्या होता है, क्वाजी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में नहीं है, जो उसके जैसा है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. ठीक है, यानी कि उसमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस नहीं थी, जो कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी नहीं थे, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया, डीम्ड टू बी, ऐसा डीम्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट. वो क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई,
कुछ ऐसी स्थितियां घटी जिसके कारण लॉ ने कहा कि अरे इसको तो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे हम, चाहे आपने ऑफर नहीं दिया, चाहे आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, चाहे इसमें कंसीडरेशन भी नहीं था, लेकिन हम ये मान लेंगे कि आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसे कैसे मान लेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसी है, कंडीशंस ही ऐसी है जहाँ पर लॉ ने कहा है कि यार अगर हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना तो कुछ जो पार्टीज़ हैं उनके राइट्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, उनके पास जो राइट्स मिलने चाहिए, उनके जो प्रिविलेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली हार्म हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे आपने इन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, कंसीडरेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखते हैं ये किस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट है। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंबल करता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानून इसको क्रिएट करता है। कैसे? अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में क्या करता है, कानून लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर देता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन on the part of either party to make a contract but law imposes a contract upon the parties, यानी कि किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, लेकिन लॉ ने आप दोनों के बीच में क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है। कैसे क्रिएट किया है देखो आगे। फाजी कॉन्ट्रैक्ट पे अगेन हमारे पास एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगा लास्ट यूनिट में, ठीक है। एग्जाम्पल, लॉ इम्पोजेस सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स ऑन द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसने खोई हुई चीज़ों को पाया है। आपने देखा होगा कई जगहों पर खोया पाया डिपार्टमेंट होता है, आपकी कोई चीज़ खो गई हो तो आप यहाँ पर आकर कांटेक्ट करो, या फिर आपको किसी और की कोई चीज़ मिल गई हो तो भी आप यहाँ पर आकर जमा करा दो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसे किसी दूसरे पर्सन की कोई चीज़ मिल गई है, कुछ कोई गुड्स मिल गए हैं, कोई मनी मिल गया है, कोई वॉलेट मिल गया है, यानी कि आपको ज़मीन पर किसी का वॉलेट मिल गया, ठीक है। वो वॉलेट जो है वो आपने उठाया और अपनी जेब में रख दिया। क्या अब ये वॉलेट आपका हो गया? क्या आप ये क्लेम कर सकते हो कि अरे ये ज़मीन पर मुझे मिला था तो अब ये मेरा है? क्या उसका जो ट्रू ऑनर है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि आपके पास में ये वॉलेट है, तो वो आपसे आकर ये क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरा वॉलेट वापस दो, या फिर वो नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। लेकिन क्या अगर मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में आप गए और आपको वहाँ पर वॉलेट मिला, आपने उस वॉलेट को उठाया और फिर आप लेकर जा रहे थे और मैनेजर ने पैनी नज़रों से आपको देखा कि ये कर क्या रहा है, इसको मेरे रेस्टोरेंट में वॉलेट मिला है और ये उठाकर लेकर जा रहा है। मैनेजर आया और उसने कहा कि ये वॉलेट मुझे वापस दे। आपने कहा नहीं दे रहा। उसने कहा देना पड़ेगा। आपने कहा नहीं दे रहा। उसने कहा देना पड़ेगा, मेरे रेस्टोरेंट में तुझे वॉलेट मिला है, तू इसे नहीं ले जा सकता। क्या वो ये क्लेम कर पाएगा आपको? शायद हाँ, या फिर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लॉ एक बात बोलता है। वो क्या बोलता है कि अगर आपको किसी पर्सन की कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है, अगर आपको किसी पर्सन की कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है तो ये क्या माना जाएगा? ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यानी कि आपके ऊपर अब कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आ गई है, और उस जिस पर्सन की वो चीज़ है उसके पास में भी क्या आ गई है? कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आ गई है। बात समझ में आ रही है? क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आ गई हैं? अगर आपको ये खोई हुई चीज़ मिली है तो आपके पास में राइट है कि इस चीज़ को आप रख सकते हो। कोई और पर्सन आपसे ही मांग नहीं सकता, यानी कि वो मैनेजर आपसे ही नहीं मांग सकता है। लेकिन आपके पास ये लायबिलिटी भी आ गई है कि अगर उसका ओनर, ट्रू ओनर आपको मिल जाता है तो उसको आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो उस ओनर को ही पता चल गया कि आपके हाथ में ये वॉलेट आया है और वो आपसे ही मांगता है, तो आपको ये जो वॉलेट है ये वापस देना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी है। तो इस तरीके से अलग अलग राइट्स एंड लायबिलिटीज़ किसके पास आ जाती है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास में, यानी कि जिस पर्सन ने कुछ खो दिया है तो उसके पास में क्या आ जाती है? कुछ राइट्स एंड
सॉरी जिस पर्सन ने कुछ खो दिया है उसके पास में भी, और जिस पर्सन ने वो खोई हुई जो चीज़ पाई है तो उसके पास में भी क्या आ जाती है, कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। और ये कहलाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो जो पर्सन ओनर है और वो जो फाइंडर है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। आई बात समझ में? लॉ इम्पोजेस सर्टेन ड्यूटीज एंड राइट्स ऑन द फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। हिज राइट्स एंड ड्यूटीज vis-a-vis the owner of such goods did not arise out of offer or acceptance but the law has created it। यानी कि उसकी जो राइट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो कैसे क्रिएट हुई है, यहाँ पर ना ऑफर हुआ ना ही एक्सेप्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया क्योंकि लॉ ने कहा है, कानून ने कहा है। Therefore it will be regarded as a quasi contract। Another example of a quasi contract can be liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back। यानी कि एक और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर किसी पर्सन को भूल से आपने कोई पैसा दे दिया है तो उसको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। यानी कि मान लो आपने क्या किया, आप किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है, आपने एक जो अकाउंट नंबर था, एक डिजिट जो था उसका आपने गलत उसमें फिल कर दिया और आपका जो अमाउंट है वो किसी और पर्सन के पास में चला गया। तो क्या वो पर्सन ये बोल सकता है कि तूने भूल से अमाउंट मुझे भेज दिया, अब ये पैसा मेरा है, अब तू भूल जा इस पैसे को, तेरी गलती है कि तूने अकाउंट नंबर गलत क्यों लिखा, ढंग से सोच समझ कर लिखना चाहिए था ना। क्या वो ऐसा कर पाएगा? वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानून ने कहा है, लॉ ने कहा है कि आपके बीच में क्या आ गया है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है और अब उस पर्सन को आपको ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कई बार आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं फ़ोनपे पे और अगर आप अकाउंट नंबर वहाँ पर डाल रहे हैं, भूल से आपने एक डिजिट गलत डाल दी, गलत पर्सन को कहाँ चला गया, ये अमाउंट चला गया, तो वो पर्सन इस अमाउंट को रीपे करने से मना नहीं कर पाएगा। उसकी लायबिलिटी है कि उसको ये अमाउंट आपको वापस देना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड मनी पेड अंडर मिस्टेक। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे 5th यूनिट में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। When a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract। यानी कि जब दो लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इनसे कुछ परचेज कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपके बीच में जो इंटरफेस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीन है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। आई बात समझ में? तो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कौन कौन से पढ़े हमने? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर वर्ड्स का या यूज हुआ या फिर राइटिंग में किए गए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके कंडक्ट या फिर एक्शन से एग्जिस्टेंस में है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, और उसके बाद में ई कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू क्या हुए हैं, एग्जिस्टेंस में आए हुए। तो ये हुए हमारे सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एकदम छोटा सा टॉपिक है परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस जो हो चुकी है या फिर होनी बाकी है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हमारे पास में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक्ट हो चुका है या फिर किया जा चुका है या फिर फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है? कुछ ना करना। क्या होता है? कुछ ना करना, कुछ ओमिशन। ठीक है, वो क्या होता है? फॉरबियरेंस। हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ना करने का कैसे? आपने देखा होगा कि कई सारे एक्टर्स या फिर कई सारे सिंगर
कभी कभी एक ही प्रोड्यूसर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि एक फॉर एग्जांपल मान लो अरिजीत सिंह है, ठीक है। अरिजीत सिंह जो है वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि धर्मा प्रोडक्शन के अंडर जो भी मूवीज़ बनेंगी उनके सॉन्ग्स अरिजीत सिंह गाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रोडक्शन हाउस के अंडर जो भी मूवी बनेगी अरिजीत सिंह वहाँ पर गाना नहीं गाएगा। तो यहाँ पर मान लो धर्मा प्रोडक्शन जो अरिजीत सिंह को 10 करोड़ रुपीस दे इसके लिए कि तू किसी और प्रोड्यूसर के अंडर गाना नहीं गाएगा, इसके लिए स्पेशली 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये फॉरबियरेंस यानी कि कुछ ना करना। तो अगर आप कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होता है कि कुछ आप या तो ऑफर करो कि मैं करूँगा या फिर कुछ नहीं करूँगा, तो ये क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ना करना। तो व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि अगर कुछ किया जा चुका है या फिर जो ना करना था वो नहीं किया गया है, तो फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सामने आता है। व्हेन अ ग्रोसर सेल्स शुगर ऑन कैश पेमेंट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ग्रोसर था, यानी कि किराने की जो दुकान होती है वहाँ पर एक पर्सन गया, उसने क्या किया, एक हाथ पैसे दिए दूसरी हाथ शक्कर ली। ये क्या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने हाथों हाथ क्या कर लिया, अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है। तो जहाँ पर अपना पार्ट परफॉर्म किया जा चुका है वो क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो पार्ट ऑफ प्रॉमिस है वो परफॉर्म करना बाकी है, या तो दोनों पार्टीज का परफॉर्म करना बाकी है या फिर किसी एक पार्टीज का परफॉर्म करना बाकी है। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसीडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। Such consideration is to be performed in future only and therefore these contracts are described as executory contract. इसका मतलब क्या हुआ, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में द कंसीडरेशन यानी कि जो बदले में आपको मिल रहा है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस या फिर ऑब्लिगेशन। यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब बदले में, अदला बदली जो हो रही है वो क्या है, प्रॉमिस के फॉर्म में। एग्जीक्यूटेड में क्या हुआ, कोई प्रॉमिस नहीं था, उसी समय लिया और दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, कोई प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं इसे करूँगा, तो जब करने का प्रॉमिस किया जा रहा है, अभी करना बाकी, तो वो क्या, एग्जीक्यूटरी, जो करना बाकी है। सच कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली, यानी कि जो फ्यूचर में किया जाएगा। एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 11th-12th क्लास में पढ़ाई की होगी, जहाँ पर आप क्या करते थे, कुछ अमाउंट मान लो फीस देते थे एडवांस। आप एडवांस फीस देते थे और टीचर आपको प्रॉमिस करता था कि अगले 3 महीने या 1 महीने या जितने भी महीने आपको वो पढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। आपने पैसे दिए हैं, उससे अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करना बाकी है। या फिर जब आप स्कूल की फ़ीस देते हैं, आपने एडवांस फीस दी, अधिकतर क्या होता है एडवांस फीस मांगी जाती है, तो आपने एडवांस फीस दी, आपने अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म कर लिया, अभी स्कूल को अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करना बाकी है, स्कूल को आपको पढ़ाना बाकी है। तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आई। एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 2 तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो यूनिलैटरल होगा या फिर बाईलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या, जो एक तरफा बाकी है, और बाईलैटरल मतलब क्या, दोनों तरफ से बाकी है। यूनिलैटरल, जब आपने स्कूल में फ़ीस दी तो आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है, स्कूल को अपना पार्ट परफॉर्म करना बाकी है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल है। स्कूल की तरफ से बाकी है, आपने कर लिया है, एक तरफ से हो गया है, दूसरी तरफ से बाकी है। बाईलैटरल क्या होता है, दोनों तरफ से ही प्रॉमिस जो है वो करना बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना बाकी है, दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि जो गन्ने की, शुगर केन की जो फार्मिंग होती है, ठीक है,
तो वहाँ पर कई बार जो शुगर मिल्स के ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो फार्मर की ज़मीन है, ये फैक्ट्री ओनर है, इसने फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस ज़मीन पर जितने भी शुगर केन उगने वाले हैं वो सारे के सारे मैं खरीदूँगा। ठीक है, मान लो 10 रुपये पर शुगर केन की रेट से, बहुत ज़्यादा रेट है, 10 रुपये शुगर केन की रेट पर, शुगर केन की रेट से मैं क्या करूँगा, तुम्हारी शुगर केन खरीदूँगा। तो दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ। अभी उस फार्मर को ये जो क्रॉप है वो सारी करके देना बाकी है, और ये जो फैक्ट्री ओनर है इससे ये अमाउंट देना भी बाकी है। दोनों ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी दोनों में से किसी ने भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। तो ये क्या है, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दोनों तरफ से जो प्रॉमिस है उसे फुलफिल करना बाकी है। यूनिलैटरल में सिर्फ एक तरफ से जो प्रॉमिस है उसे परफॉर्म करना बाकी था। एग्जाम्पल, where G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay G rupees 1000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. यानी कि G ने क्या कहा कि मैं ट्यूशन लूँगा तेरी, किसकी, H की। H जो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो G H की ट्यूशन लेने का अग्रीमेंट करता है, और H जो है बदले में 1000 रुपये पर मंथ देने का अग्रीमेंट करता है। तो ये क्या, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से जो है प्रॉमिस को पूरा करना बाकी है। ठीक है, अब इसके टाइप देख लेते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding, यानी कि दूसरी पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। एग्जाम्पल, M advertises payment of award of ₹10,000 to anyone who finds his missing girl and brings her. M ने क्या कहा, M ने एक एडवर्टीजमेंट की और उसमें लिखा कि जो उसकी मिसिंग गर्ल जो बेटी उसको ढूंढ कर लाएगा वो उसे 10,000 रुपये का इनाम देगा, रिवॉर्ड देगा। As soon as B traces the girl, there comes into existence an executed contract, यानी कि B की तरफ से क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, एक तरफ से एग्जीक्यूट हुआ है, बिकॉज B हैज़ परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स फॉर M टू पे द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू B। अभी M को रिवॉर्ड देना बाकी है, तो M की तरफ से क्या है, एग्जीक्यूटरी, M की तरफ से इसे पूरा करना बाकी है। तो एक तरफ से एग्जीक्यूट हो चुका है, दूसरी तरफ से एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो ये माना जाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी का यूनिलैटरल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties, दोनों parties को अपना obligation fulfill करना बाकी है। R promises to sell his plot to M for ₹1 lakh cash down, ठीक है, but M pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, R gives the possession of plot to M and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between R and M is executory because there remains something to be done on both sides. दोनों साइड को कुछ ना कुछ करना बाकी है। इसमें हुआ क्या है, R ने M को कहा कि मैं अपना जो प्लॉट है वो तुम्हें 1 लाख की डाउन पेमेंट पर सेल करने का प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन M ने क्या किया, 25,000 रुपये की टोकन मनी पे की है। ठीक है, और उसने कहा है कि बैलेंस जो है मैं कब पे करूँगी, संडे को। ऑन द अदर हैंड आर ने क्या कहा है, आर ने कहा है कि मैं पजेशन तो दे रहा हूँ, यानी कि तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन जो सेल डीड है एक्चुअल आपको ओनरशिप कब ट्रांसफ़र करूँगा, जब मुझे सारी अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ करना बाकी है। एम को बाकी क्या अमाउंट देना बाकी है और आर को क्या देना बाकी है, उस प्लॉट की ओनरशिप देना बाकी। पजेशन ही दी, पजेशन यानी कि कस्टडी एक तरीके से दी है, वहाँ पर आप जा सकते हो लेकिन आपके पास ओनरशिप के राइट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल, दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ करना क्या है, बाकी है। तो ये हो गया हमारे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड में क्या है,
परफॉर्मेंस जो है वो हो चुकी है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी में क्या है, परफॉर्मेंस होना बाकी है, प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिलैटरल में एक पार्टी को परफॉर्म करना बाकी, बायलैटरल में दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना बाकी है। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं कैसे आ सकते हैं, मोस्टली डेफिनेशंस आ सकती हैं कि इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, डिफाइन करो। तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है। ये वो हमारा एक मेन टॉपिक क्लियर।